In this lecture, I will tell you about how to determine the residential status of a person. अब person क्या है? person की definition हमने previous lecture में discuss की थी. person का मतलब होता है कोई individual, HUF, firm, company, association of persons or body of individual, local authority या artificial judicial person. तो इन सब का हमको रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना है कि क्या ये रेजिडेंट है इंडिया में या फिर नॉन रेजिडेंट है. ये कैसे डिटरमिन होगा ये इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फर्दर जो ये पर्सन्स हैं, इन पर्सन्स में ये जो दो कैटेगरी के लोग हैं, इंडिविजुअल एंड HUF, ये लोग सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इन इंडिया नहीं हो सकते. मतलब इनकी सिर्फ यही दो कैटेगरी नहीं है कि रेजिडेंट हो गए या नॉन रेजिडेंट हो गए. इफ़ दे आर रेजिडेंट इन इंडिया तो इसकी फर्दर दो कैटेगरी है. वो क्या है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ROR भी लिखते हैं. और सेकंड ये क्या हो सकते हैं? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया. अब ये कैसे डिटरमिन करते हैं, क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या कंडीशंस होंगी इनकी, तो वो हम सारी डिस्कस करेंगे. तो मैंने सबसे पहले चीज़ आपको बोली है कि जो पर्सन्स हैं, पर्सन कौन कौन है? लाइक इंडिविजुअल या वो HUF हो सकता है, या फर्म है, कंपनीज हो सकती हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या फिर लोकल अथॉरिटीज़. तो इन पर्सन्स का हमको रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना है. ये सारी सिर्फ दो ही रेजिडेंशियल स्टेटस ले सकती हैं. ईदर दे कैन बी रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट. पर जो इंडिविजुअल और HUF है ये या तो नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं या फिर रेजिडेंट. पर अगर रेजिडेंट हैं तो ये दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. तो कैसे डिटरमिन करेंगे कि सबसे पहले तो हमको यही फर्स्ट स्टेप ये है कि हमको ये डिटरमिन करना है वेदर इट इज़ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. ये वाला स्टेप बाद में आएगा टू फाइंड आउट अगर रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल का रेजिडेंट स्टेटस डिटरमिन करने के लिए रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, वी फर्स्ट सी द बेसिक कंडीशंस. अगर ये दो बेसिक कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे A एंड B, इन दोनों में से कोई एक भी बेसिक कंडीशन अगर इंडिविजुअल फुलफ़िल करता है तो वो हो जाएगा हमारा रेजिडेंट. और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन वो फुलफ़िल नहीं करता तो इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड नॉन रेजिडेंट. इसकी कुछ फिर एक्सेप्शंस हैं. तो let's see what is the first basic condition. First basic condition says that an individual is in India in the previous year for a period or periods amounting to 182 days or more. यानी जो हमारा इंडिविजुअल है अगर उसका स्टे इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ या उससे ज़्यादा है तो वो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? रेजिडेंट. या अगर उसका स्टे इंडिया में प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ है और प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली
4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में उसका स्टे 365 डेज या ज़्यादा है इससे इंडिया में, देन अगेन द इंडिविजुअल विल बिकम रेजिडेंट। इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, यानी एक्सेप्शंस क्या है कि सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा। कौन से लोग? दीज आर द एक्सेप्शंस। इंडियन सिटीज़न के केस में, इफ़ एन इंडियन सिटीज़न कम्स टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, कि वो इंडियन सिटीज़न है लेकिन इंडिया में सिर्फ विजिटिंग पर्पज़ के लिए आ रहा है, तो विजिटिंग पर्पज़ में कई बार 60 डेज़ वाली कंडीशन जो है हमारी फुलफ़िल हो जाती है और प्रीवियस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज़ से ज़्यादा भी स्टे हो सकता है। तो इन केसेस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी होती है अगर, तो वो रेजिडेंट होगा, अदरवाइज रेजिडेंट नहीं है। सिमिलरली इन केस ऑफ क्रू मेंबर्स ऑफ एन इंडियन शिप, अगेन ओनली फर्स्ट कंडीशन नीड टू बी satisfied, and a person who goes abroad for employment purposes, again he is exempt from the fulfillment of our second basic condition. इसी तरह से अगर इंडियन सिटीज़न नहीं है पर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं पहले कभी, तो अगर ऐसे इंडिविजुअल जो कि इंडिया को बिलोंग करते हैं बट दे आर नॉट resident of India, or you can say sorry they are not citizen of India, so who comes on a visit to India during the relevant previous year, तो उस केस में भी, इन सभी केसेस में जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, सेकेंड बेसिक कंडीशन इन पे अप्लाई नहीं होती है। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कंडीशंस वी हैव डिसाइडेड, यह हमें फाइंड आउट हो गया है कि इंडिविजुअल हमारा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ नॉन रेजिडेंट तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, बट इफ़ अ पर्सन इज़ रेजिडेंट देन द स्टेटस इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू दीज 2 कैटेगरीज, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको फाइंड आउट करने के लिए वी हैव 2 एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस कहती हैं दैट एन इंडिविजुअल शुड बी रेजिडेंट इन एटलीस्ट एनी 2 ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? दैट ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर during the 7 preceding years immediately, 7 previous years immediately preceding the relevant previous year। तो इन दोनों का ही सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बिकॉज हेयर वी आर यूजिंग एंड इंस्टेड ऑफ और। तो जब दोनों कंडीशन कोई इंडिविजुअल हमारा फुलफिल कर रहा है तो ऐसे इंडिविजुअल को हम बोलेंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। So that was how we determine the residential status of individual. Next comes determination of residential status of HUF, firm or association of persons. Here the determining factor is control and management. Control and management means taking policy decisions relating to business. Policy decisions कौन से? Which concern with finance, marketing, production, advertising, personnel, etc., and they do not constitute day-to-day operations of the concern or the assessee. Control and management is placed where policy decisions are taken. So if HUF firm or association of person will be resident in India if control and management of its affairs is situated wholly or partly in India during the previous year, otherwise non-resident. So non-resident if place of control and management is wholly situated outside India. So
द डिसाइडिंग फैक्टर हेयर इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. तो कंट्रोल मैनेजमेंट अगर पूरा का पूरा बाहर है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मीन्स द affairs of the business or the important strategic decisions taken by the organization. If it is situated wholly outside India, then that firm or HUF or association of person is non-resident. Otherwise it will become resident. In case of HUF, only HUF can be non-ordinary resident. तो इसका स्टेटस जो है फर्दर, अगर ये रेजिडेंट होती है तो हमको फर्दर फाइंड आउट करना है कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. एंड हाउ वी विल डिटरमिन दैट? वी विल डिटरमिन दैट ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कर्ता. तो कर्ता की जो है हम एडिशनल कंडीशंस देखेंगे कि क्या वो फुलफिल करता है या नहीं करता. अगर ये दोनों कंडीशंस कर्ता सेटिस्फाई करता है तो दैट विल डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द status of karta of HUF is tested as per the rules applicable on an individual. In other words, if karta of resident HUF satisfies both additional conditions, then resident HUF will become resident and ordinary resident. Otherwise it will be resident and not ordinary resident. So firms, AOP, local authorities and artificial judicial persons can be either resident or non-resident in India, but they cannot be not ordinary resident in India. तो ये बाकी की सारी सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होती हैं. Next comes the residential status of companies. Here we see the place of effective management, which is kind of similar to what is meant by control and management. So place of effective management means a place where the key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole are made. All Indian companies are resident in India regardless of the form of its affairs, means place of effective management. तो अब कंपनीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. तो ये कहते हैं कि इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट होगी, इसमें आपने और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. अगर कंपनी जो है इंडियन कंपनी है, इंडिया में फॉर्मुलेट हुई है एज़ पर द लॉज ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, तो वो हमेशा रेजिडेंट मानी जाएगी, चाहे उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहे वो होली आउटसाइड है, चाहे होली इनसाइड है, चाहे कहीं से भी मैनेज कर रहे हैं, बट इफ़ इट इज़ एन इंडियन कंपनी इट इज़ रेजिडेंट. तो अब हमें जो मेन डिसाइड करना है दैट इज़ फॉर फॉरेन कंपनीज. सो फॉरेन कंपनीज आर रेजिडेंट इन इंडिया इफ फर्म इज़ wholly or partially situated in India. So if it is wholly or partly situated in India, then foreign companies are resident. If place of effective management is situated wholly outside India, then it is non-resident. So that is how we determine the residential status of persons. Thank you.